नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को बल्कि पूरी कौम को मेट्रो वन टीवी चैनल की जानिब से, अपनी जानिब से और आज स्टूडियो में जितने मेहमान बैठे हैं इन सब की जानिब से ईद मुबारक। आज गो के तीसरा दिन है ईद का और हम इसे कहते हैं कि बासी ईद हो गई है, लेकिन बहरहाल 3 दिन तक ईद जारी रहती है और जब तक छुट्टियां हैं उस वक्त तक जो है ईद की जो है मुबारकबादियाँ जो हैं वो आती रहती हैं, खुशियाँ होती रहती हैं, तमाम लोग जो है एक मिलना जुलना चलता रहता है और ईद की खुशियाँ चलती रहती हैं। तो लिहाजा आज तीसरा दिन तो है, लेकिन बहरहाल ईद मुबारक। आज हम स्टूडियो में आपको जहाँ पर के मेट्रो वन टीवी चैनल ने ईद ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी के लोगों को बुलाकर यहाँ पर आपसे गुफ्तगू की, आपको इंटरटेन किया, तो लिहाजा आज तीसरे दिन हमने इस स्लॉट में आपको कुछ ताजिरों से मिलाने का हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम ताजिरों से भी मुलाकात करें और ताजिरों की भी जो ईद होती है उनकी मामूलात ज़िंदगी के मुतालिक पूछे कि आम ज़िंदगी में और ईद की जो छुट्टियां होती हैं या ईद की जो खुशियां होती हैं उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं इन्हें। तो लिहाजा आज हम आपको इसी ईद की छुट्टियों के हवाले से ताजिर किस तरह इसको देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, कैसे मनाते हैं, हम बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में इस वक्त चूंकि मेहमान और भी आने हैं लेकिन वो अभी थोड़ा सा लेट है, वो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता रहूंगा। लेकिन अभी जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं इलियास मेमन साहब, और इलियास मेमन साहब जो हैं SMEs बीच में कहते हैं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, यानी तारिक रोड ट्रेड अलायंस के ये सदर भी हैं। इसके अलावा सदर मार्केट अलायंस के भी ये सदर रह चुके हैं या अभी भी हैं, मालूम भी कर लेंगे। इलियास मेमन साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूं मैं अपने स्टूडियो में, और साथ साथ ईद मुबारकबाद तो मैंने ट्रांसमिशन दे दी, लेकिन मैं आपको पर्सनल भी ईद मुबारकबाद देना चाहता हूं। इलियास भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ताजिरों की वजह से ही ईद मनाई जाती है, चाहे वो एक टेलर हो, चाहे वो एक ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो एक कोई भी चीज़ बेचने वाला हो, गारमेंट वाला हो, कपड़े वाला हो, तमाम ताजिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इस ताजिर जो इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ताजिर ही से तमाम लोग चीज़ें खरीदते हैं, खरीदने के बाद अपनी ईद की तैयारी करते हैं। तो इन सब के बाद ताजिर की अपनी क्या मसरूफियात होती है, ताजिर किस तरह ईद मनाता है और ताजिरों की अपनी मशगूलियात घर के अंदर क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, मेट्रो मैन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराई, इस हवाले से ईद के मुबारक से हम शुक्र अदा करता हूँ। ताजी बिरादरी देखें, रमज़ान में तो समझ लें कि 30 के 30 रोज़े तो माशाअल्लाह रमज़ान में सब रखते हैं और नमाज भी, तरावी भी होती, सब कुछ होता है। लेकिन ताजी बिरादरी जैसे आम आदमी हमारी भी ईद इसी तरह ही बनती है, लेकिन हमारी ईद तो डिफरेंस बनती है। ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, इसके बाद कब्रिस्तान चले आए, कब्रिस्तान जाकर सोना ज़्यादा होता है इसमें, थके हुए होते हैं। तो 2-2:30 बजे या 3 बजे तक सोते हैं, जोर की नमाज़ में उठते हुए नमाज़ पढ़ी, मेहमान आ गए, मेहमानों से मुलाकात कर ली, दोस्त आ गए, यार दोस्त कभी बहनों के यहाँ चले गए, भाइयों के यहाँ चले गए, जिस तरह ईद हमारी बनती है समझ में। उनको ताज़ी बिरादरी को जो यार दोस्त आ गए उसके साथ बन गए। तो इसी तरह हमारा ईद का दिन निकल, दूसरा दिन भी इसी तरह सोने में निकलता है, तीसरा दिन भी इसी तरह ईद हमारी इसी तरह निकलती है। और जैसे अब ताज़ी बिरादरी की जब मार्केट का मसाइल मसले वाली मार्केट है, इस दफ़ा बाजार बड़ा स्लो होता है। इस बार 40% से 35% कारोबार था। चांद रात में तो बहुत ही बुरी हालत की, यानी 2:30-3 बजे मार्केटों में सुन्नाटा हो गया, तो ऐसी बात से लग रहा था बिल्कुल क्या चीज मतलब हो गया। अच्छा। इसके बाद हमारी तारी रोड पे मदीना मॉल में आग भी लग गई थी चांद रात वाले दिन। इसमें 32 दुकान में हमारी चल गई, इसमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। इसके तो ये आग लगने की वजूहत क्या थी? ये शॉर्ट सर्किट हुआ है आउटर के अंदर, AC का आउटर के अंदर, आउटर अंदर लगा तो इसमें आग लग गई। आग ने जो पूरी मार्केट में फर्स्ट फ्लोर की तमाम 32 के 32 दुकान, जिसमें बेचारे छोटे तबके के लोग थे, इसमें टेलर मास्टर थे, छोटे दुकानदार थे, जिसकी यानी कि छोटी मूड़ी वाले लोग थे, उसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बेचारे परेशान भी हुए। लेबर को तो यहाँ तो ईदी भी नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिली, ये मसला बड़ा मसला बन गया था। आपकी मीडिया ने कवरेज करा तो पूरा इसको, TV मेट्रो वन ने इसको, माशाअल्लाह इसकी वजह से प्रॉब्लम था। लेकिन पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा निज़ाम था, बड़ा अच्छा मतलब निज़ाम रहा, ट्रैफिक का बड़ा अच्छा निज़ाम दिया। DIG जावेद मैंने दिए, बहुत अच्छा निज़ाम रखा। आपने पुलिस के SSP मेसर साहब ने बड़ा अच्छा निज़ाम, SP साहब ने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा था। हमारा कैंप लगा, आपने भी कैंप का चक्कर लगाया था। इसी तरह सदर में भी हमारा कैंप लगा। मेरे कहने का मकसद ये कि वो तो सब सही है कि पुलिस की तो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना, और लाजमी बात है आप लोग जितना सपोर्ट करते हो पुलिस को, बिल्कुल सपोर्ट, सिक्योरिटी दायरे को जितना सपोर्ट करते हो, मेरा अपना जाती राय है कि इतना सपोर्ट कोई भी नहीं करता, उनकी हर जरूरियात को भी पूरी करता है। सही बात। तो बात ये है कि ताजिर जब रात के 3 बजे तक वो 2 लोगों को चांद रात में चीजें फरोख्त कर रहा है, सराब कर रहा है, फिर उसके बाद वो घर जाता है और घर जाने के बाद फिर वो
लाजमी ईद की तैयारी करता है, टाइम इतना नहीं होता कि वो सोए, तो फिर किस तरह क्या मामूलात होती हैं? मैं आपको बताऊँ कि मैं तकरीबन 3:30 बजे घर पे पहुंचा, 3:30 पौने 4 घर पे पहुंचा था। तो इस फजर की नमाज़ तो 5:20 की जमात थी, नहा धो के तैयार होकर सीधे मस्जिद के अंदर चले गए। तो फजर पढ़ के ईद की नमाज़ भी जल्दी हो गई थी, 6:10 की नमाज़ पढ़ के इस तरह कब्र तकरीब आके नमाज़ पढ़ के कब्र सोना ही होता है। समझ में ईद हमारी इस तरह बनती है, जितनी ताज़ी बेरा सबकी इसी तरह ईद बनती है। और जो आदमी जो काम पे मतलब नहीं होता उसकी तो जितनी दुकानदार है, छोटे दुकानदार, सबकी इसी तरह। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं ट्रांसमिशन में थोड़ा सा वो कर लूँ कि मेरे एक मेहमान और भी आ गए हैं, जाहिद सही साहब, तो मेरे ख्याल आ गया, तशरीफ रखें आप। और इसी तरह वो चूंकि नाज़रीन ईद का सीज़न हो, तो ईद की सीज़न में हर ताजिर जो है ना वो थोड़ा सा मसरूफ भी होता है, तो इसलिए जो है मैं मज़ीद जो है वो कुछ बात नहीं कर सकता इस हवाले से कि क्यों देर से आए, क्या नहीं है। बहुत खुशामदीद, आपको बहुत शुक्रिया कि अच्छा ये कॉलर वगैरह आपने लगा ले, थोड़ा सा लगा ले, आप चलते रहे। हम कोई ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें चलती रहे, तमाम बातें होती हैं जब तक आप इनके वो कॉलर वगैरह माइक वगैरह लगाए। हाँ इलियास साहब, आप अपनी गुफ्तगू मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस तरह जितनी ताज़ी बिरादरी, जितने जो दुकानदारों को इसी तरह गुजरती है। आप यकीन माने ऐसा थकन हो जाती है, आदमी थक के चूर हो जाता है। सही कह रहे हैं, आदमी नहीं है। और फिर हमारा अलमुस्तफा मेडिकल के सेंटर का भी काम है, तो मैं अलमुस्तफा फंडिंग में जमा करनी होती है, वहाँ पे भी ईद मिलने जाना है, तो वहाँ पे मसला रहते हैं, यतीम खाने मनाना, हमारा सब कुछ हमारे चले वहाँ पे। अलमुस्तफा के भी आप मेरे ख्याल पे ट्रस्टी हैं माशाल्लाह, ट्रस्ट जो है तो काफी ज्यादा। अलमुस्तफा का मैं नायब सदर हूँ और मैं फाउंडर मेंबर हूँ। नायब सदर मतलब यानी कि हमारे मेरे मरहूम भाई मरहूम इकबाल मेमन साहब 1982 में वही काम करते, 2003 में मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जिसके बाद मैं आ गया था हाजी अनीब तैयब के साथ ना। इसी तरह हमारे लांडी, कोरंगी, शाहफेजर, ओरिंग टाउन, हर जगह हमारे मतलब बने। हमारे तकरीबन कराची के अंदर 14 से 15 हमारे सेंटर हैं। इसी तरह हमारे कॉलेज हैं, 2 कॉलेज बने हैं। ताजिर में खासतौर पर अलमुस्तफा सेंटर में मैंने देखा कि रमज़ानों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है गरीबों की, मस्कीनों की, जो हकदारों की, तो उनकी काफ़ी उन्होंने मदद भी की, राशन भी तकसीम किया, सब कुछ किया। तो एक ताजिर बरादरियों की सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ प्लस पॉइंट है, मेरा अपना ज़ाती राय है कि जितना वो एक इंसान की खिदमत में तौर पर जो काम करते हैं तो बहुत बड़ी उनकी खुशकिस्मती है। बहरहाल नाज़रीन, जाहिद सईद साहब आ गए हैं जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और काफ़ी से ज़्यादा फ़ाल शख्सियत भी हैं। आज मेट्रो वन के जंगल में आ गए हैं, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो बाकी बात है तो बात की बात है। सबसे पहले बात तो सही साहब, मैंने इलियास साहब से ये पूछ रहा था, एक ताजिर जो होता है उसके नज़दीक ईद की अहमियत क्या होती है और ईद को आप लोग कैसे गुजारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का और ईद मुबारक सबको, आपको भी और नाज़रीन। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जो मेरा ख्याल है कि अगर सही रूह के मुताबिक देखा जाए, जो तिजारत की है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जी, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है इस लिहाज से कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं उनको फ़राहम करना, और जो असेंशियल आइटम्स हैं, जैसे मैं तो दवाई के कारोबार से मुंसलिक हूँ, तो इसके बावजूद वो सारी चीज़ें जारी रहती हैं, तो जो काम होता है उसका प्रेशर भी होता है। इस दफ़ा हमारा जो है वो क्योंकि रमज़ान मुबारक मई में आए हैं और जून के शुरू तक हैं, तो जो गवर्नमेंट की भी सारे काम होते हैं और सप्लाईज़ होती हैं और दवाइयाँ होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, वो जून तक एंड हो रही होती हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है काम का। जाहिद भाई, एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूँगा, आप आ जाएँ। अतीक साहब भी आ गए, हमारे एक तीसरे मेहमान हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि काफ़ी से ज़्यादा एक ताजिरों में जो है तज्ज़ियाकार के हिसाब से, इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा कहूँगा। मैंने कहा खुशामदीद कि आप बैठे हैं, कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और ईद मुबारक। अच्छा जी जाहिद भाई, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। कराची के ताजिरों के लिए तो बिलाल साहब एक ख़ास बात यह है कि कराची के ताजिर जो हैं वो तिजारत भी करते हैं और ज़्यादातर मजहबी रुझान, दीनी रुझान बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह। और तीसरी बात अहम यह है कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी बहुत ज़्यादा। तो ये 3 ऐसे डायमेंशन हैं जो रमज़ान में तीनों एक्टिव हो जाते हैं। तिजारत भी एक्टिव होती है, ज़ाहिर है कि एक उसमें तेज़ी होती है और अमूमन काम बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ ये है कि जो फिलैंथ्रोपी है वो भी रमज़ान मुबारक। अच्छा, फिलैंथ्रोपी इस वजह से भी हो जाती है कि चूँकि ज़कात जो है वो मिना जो है वो रमज़ान में ही होता है। बड़ा जो वेलफेयर का काम है पाकिस्तान में वो ज़कात के थ्रू होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। खोल के लोग अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं, तो ये काम भी रमज़ान मुबारक में बढ़ जाता है और इसकी भी बड़ी चर्चा भी होता है, और लोगों की ज़रूरियात तक पहुँचने का, उनके लिए जमा करने का, दोनों चीज़ें होती हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कि जो खुद रमज़ान मुबारक के तकाज़े हैं इबादत के लिहाज से, कि तरावीह भी पढ़नी है और लोगों ने तिलावत भी करनी होती है, और रमज़ान में आम दिनों से बढ़कर हर कोई कोशिश करता है कि वो कुछ अल्लाह ताला को याद करे।
तो वो भी होती हैं। तो वक्त मिल, तो मतलब ये कि आप लोगों को वक्त मिल जाता है रमज़ानों में कि कारोबार भी देखें और फिर उसके बाद इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, फिर घर को भी देखना है। जी हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन कर लेते हैं तो फिर वक्त निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला भी, अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम हो भी जाते हैं और मुनासिब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है लेकिन कि डिसिप्लिन रमज़ान मुबारक खुद हमें एक बहुत सिखा। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और बता दो जो मैं बताना भूल गया था। जाहिर सईद साहब जो हैं वो ताजिर के साथ साथ सियासत में भी बड़े मुकदम काम रखते हैं। ये नाजिम भी रहे और जमशेद टाउन के, और जो साहब का दौर था मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और प्लस अभी भी इन्होंने जो 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी इन्होंने जमात इस्लामी की जानिब से जो है पार्टिसिपेट किया था MNA के लिए। लेकिन बहरहाल बाकी ये कि सियासत में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ाल है। तो आपका इस सियासत भी जो है रमज़ान में कुछ होता है या बिल्कुल उसको साइड कर देते हैं? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो भी इतनी एक्टिविटी है भी नहीं, जो भी होना है रमज़ान के बाद ही होने की। इलाका ही पता है ना कि खड़े हुए तो भी हमारे इलाके से खड़े हमारे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी से ज़्यादा इनकी मसरूफियात भी ज़्यादा होती हैं वो ताले। और सबसे पहले क्रिसेंट के नाम से आपने कोई ग्रीन क्रिसेंट के नाम से आपने एक ट्रस्ट है हमारा, जो जी तकरीबन 154 स्कूल है हमारे पूरे सूबा सिंध में और 29,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। सारे वो बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज के हैं। अच्छा, ग्रीन क्रिसेंट किसी सियासी जमात के अंडर में या किसी के नहीं है, टोटली आप इंडिपेंडेंट ट्रस्ट इंडिपेंडेंट है, उसको सपोर्ट आप करते हैं? जी हाँ, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो मिलकर सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े नाम जो बिज़नेस के हैं पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे वो उसको बैकअप करते हैं और अल्लाह का शुक्र है पिछले 25 साल से काम जारी है। तो और मज़े की बात यह है कि आज जो नाज़रीन तीनों शख्सियात जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये तीनों शख्सियात तजारत के साथ साथ जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए किसी न किसी शोबे में जो है उन्होंने अपना कदम रखा हुआ और कामयाबी के साथ जो वो चला भी रहे। तो मैं मज़ीद भी अतीकुर रहमान साहब के मुतालिक भी बताऊँ, लेकिन जाहिद साहब के मुतालिक कि आपका तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर जो कि दुनिया जानती है कि अल्लाह ताला के कितना ज़्यादा जो है वहाँ से लोग मुस्तफ़िद हैं, बहुत बड़ा काम है। हाजी हनीफ तैयब साहब जिस तरह और इलियास मेमन साहब जिस तरह करते हैं राशन बांटना, इसके अलावा जो अस्पतालों में अल मुस्तफ़ा से में वहाँ पर जितने लोगों की फिफ्त है। बाकी ग्रीन क्रिसेंट की बात कर रहे हैं आप, उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप लोग के साथ सबसे ज़्यादा जो ये होती है कि ये तो रमज़ान में जो है ये फिलैंथ्रोपी का काम जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर पूरे साल में फिर क्या सूरत रहती है 11 में? असल में काम तो सारे साल होना होता है, लेकिन बात यह है कि जो अल्लाह के रास्ते में देने का है और ज़कात देने का ट्रेंड वो रमज़ान में ज़्यादा है। तो रमज़ान में ज़ाहिर कैंपेन्स होती हैं, सारे साल की बजटिंग होती है, फंड जमा होते हैं और फिर वो सारे साल खर्च होते हैं। तो काम तो सारे साल 12 महीने का काम है। तो ऑल ओवर सिंध है, ऑल ओवर पाकिस्तान है? ऑल ओवर सिंध हमने अपने आप को महदूद किया क्योंकि हमारे सूबे सिंध में इतना तालीम के हवाले से फुकदान है। तो ज़्यादातर आपका काम किस में, कौन से शोबे में? हमारा एजुकेशन में, एजुकेशन में ज़्यादा है। स्कूल्स हम बनाते हैं और तकरीबन सिंध की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इक्का दुक्का को छोड़ के हमारे स्कूल्स हैं, सारे रिमोट लोकेशंस में हैं। हम स्कूल वहीं बनाते हैं जहाँ पहले से किसी का ना हो। अगर किसी NGO का भी स्कूल है तो हम वहाँ नहीं बनाते क्योंकि मकसद जो है कॉम्पीट करना नहीं है, मकसद ये है कि वहाँ पहुँचा जाए जहाँ तालीम नहीं है। तो अब तक ये कितना अरसा हो गया, कब कायम हुआ, अब अरसा कितना हो गया? ये 1900 और 1994 में कायम हुआ था और इस साल हमने 25वीं सालगिरह सिल्वर जुबली अपनी माशाल्लाह। तो हम सब ने जब शुरू किया था तो हम सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, फ्रेश निकले हुए सब, और सब ने मिलकर शुरू किया था। कुलीग्स ने, सब बिजनेस फैमिलीज के बच्चे थे। अब माशाल्लाह 25 साल के बाद काफी ग्रो हो गया होगा। अब हम भी ग्रो हो गए हैं। अब तक कितने स्कूल कायम कर दिए होंगे? 154 स्कूल हैं माशाल्लाह। 154 ऑल ओवर सिंध कर दिया। तो उसमें जो भी टीचर्स वगैरह है, जो भी पढ़ाने वाला स्टाफ है, और 1300 से ज्यादा टीचर्स हैं हमारे पास। स्कूल भी आप कायम करते हो या हुकूमत मदद करती है? नहीं, स्कूल हम कायम करते हैं और इसमें से कुछ स्कूल हमारे 12 स्कूल ऐसे हैं जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमने मिलकर किए हैं। फिर जो प्राइवेट फाउंडेशन हैं वो बहुत सारा करती हैं मिलकर। तो ये इस तरह से चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहे हैं। बहुत बड़ा बजट है और 29,000 बच्चों को तालीम माशाल्लाह जो फीस नहीं दे सकते हैं, और मामूली चीज़ नहीं। और साल ब साल इसमें इजाफा भी उतर जा रहा है, साल के साल इजाफा हो जाता है क्योंकि हम स्कूल शुरू करते हैं वहाँ जहाँ पहले स्कूल नहीं था, कम्प्लीटली इलिटरेट थे। तो हम ज़ीरो से लेते हैं एक बच्चे को प्रेप क्लास से और उसको उठा के 10th तक ले जाना होता है। तो वो हर साल स्कूल ग्रो करता है। एक तो स्कूलों की तादाद बढ़ती है, फिर क्लासों की तादाद बढ़ती है, दो तरफ से इजाफा होता है। ठीक है नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ईद के तीसरे दिन है, इसमें हम ताजिरों को यहाँ मदू करके जो है वो प्रोग्राम्स की जो विदा कर रहे हैं कि उनकी अपनी मसरूफियात जो भी होती है ईद की सवाल से गुफ्तगू कर रहे हैं, हल्की फुल्की फिर इसको तजाजी बात करें। मेरे तीसरे मेहमान भी अतीकुर रहमान साहब भी यहाँ तशरीफ लेकर आ चुके हैं, लेकिन प्रोड्यूसर मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे फिर अतीकुर रहमान साहब से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, इसलिए हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के वफ़ा लेने से कब्ल जो है मेरे हमरा जो इतने मेहमान थे उनके दोबारा मैं आपको जो है और तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे सीधे हाथ पे अतीकुर रहमान साहब हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे तज्ज़ियाकार भी हैं, इकोनॉमिस्ट के, और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए बड़ा काम भी करते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं ज़ाहिद सईद साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की चेयरमैन है, और तीसरे मेहमान मेरे जो है तारिक रोड अलायंस के चेयरमैन हैं इलियास मेमन साहब। ये तीनों हज़रात मौजूद हैं। वक्फे में जाने से कब जो है ज़ाहिद साहब और इलियास मेमन साहब जो है अपनी जो रुदात थे वो थोड़ा सुना चुके थे, और अतीकुर रहमान साहब जो थे वो बड़े खामोश भी बैठे हुए थे। तो मैं आपसे ये कर रहा था कि आज इत्तफाक की बात है कि जो तीनों ताजिर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो इंसानियत की खिदमत के लिए तीनों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, और ख़ासतौर पर थैलिस्मिया के हवाले से आपका बड़ा काम है। थैलिस्मिया के हवाले से बड़ा काम है, और आपके काम को हमने देखा है और हमने वहाँ जाके प्रोग्राम भी किए हैं। तो अफ़ज़ाल मेमोरियल थैलिस्मिया फाउंडेशन, जिसको कि आप काफ़ी कामयाबी के साथ रन भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ये बता दीजिएगा कि पहली बात तो एक ताजिर होने के नाते आप एक कैसे से ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के MC मेंबर भी रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी मसरूफियात भी हैं। ईद कैसे मनाते हैं इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, मौजूद मेहमान आए उनका भी बहुत शुक्रिया, और सब लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल मुझसे कर लिया और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इस पर बात करने के लिए। जी। सबसे पहले तो आपने बात की थैलेसीमिया के मुतालिक, जिस पर हम काम करते हैं, और बहुत सारे ताजिर हैं कराची के जो अपना वक्त बहुत सारे नेक कामों को देते हैं। बेशक ये सारा गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ साल हर साल से जब से बड़ा हुआ हूँ तो यही देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। जैसे भाई जायद एजुकेशन पे काम करते हैं, इलियास भाई काम करते हैं वेलफेयर पे, और मैं थैलेसीमिया पे काम करता हूँ। हर एक ने एक ना एक टॉपिक उठाया हुआ है, और वो तन मन धन से इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि जिस टॉपिक को उसने उठाया है उस टॉपिक को वो पूरा करे। जहाँ तक रह गई थैलेसीमिया की बात, तो मैं बताता चलूँ कि हमारी कौम ने कुछ जल्दी से सबक पढ़ना है इस थैलेसीमिया के मुतालिक, वरना बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाएगी। इस बात को रियलाइज़ करते हुए मैंने अपने आप को डिवोट करा इस काम के लिए, और हमने एक बात बिल्कुल सीधी सीधी कही है कि अगर ये सबक पढ़ लें, ये अवेयरनेस आ जाए, तो ये कौम दुनिया की दूसरे कौम और मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बन सकता है। अच्छा, थैलेसीमिया के अब तक कितने बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं? मतलब आप क्या नहीं, एक ऑल ओवर पाकिस्तान। देखिए, इस बात को मैं इस तरह से समझा दूंगा कि हर 1 मिनट पे 17 मिनट पे एक बच्चा पैदा हो जाता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में थैलेसीमिया मेजर का। हर 17 मिनट में एक बच्चा, और ये लाखों और करोड़ों की तादाद में है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हमारे आर्टरीज और नर्व्स में बहुत तेज़ी से दाखिल हो रहा है। एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई, सब ने अपनी कौम को स्क्रीन किया और थैलेसीमिया से फ्री किया, और वो कहलाते हैं थैलेसीमिया फ्री कंट्रीज़। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो थैलेसीमिया फ्री नहीं है। अब ये थैलेसीमिया फ्री इसलिए नहीं है कि इसमें अवेयरनेस लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस अवेयरनेस को अगर एक्सेप्ट कर दें, जैसे वुड बी हस्बैंड और वुड बी वाइफ अगर शादी से पहले एक टेस्ट करा ले थैलेसीमिया का, और दोनों थैलेसीमिक माइनर्स हों, तो शादी ना करें आपस में। दैट्स सो सिंपल। कोई बीमारी वर्ड ऑफ माउथ से नहीं जाती, ये वो बीमारी है जो सिर्फ कहने से चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब ऐसा नहीं हो रहा तो बेपनाह तादाद में थैलेसीमिक मेजर्स बढ़ रहे हैं, और थैलेसीमिक चाइल्ड जो होता है वो परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होता है। देखिए, बात यह है कि एक तो थैलेसीमिया को हमें अपने मुल्क से ख़त्म करना है, और इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हेल्थ सर्विसेज में हमें थैलेसीमिया को मिटाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका इलाज भी बहुत महंगा है, और ये एक बहुत डिफिकल्ट बीमारी है, बड़ी पेनफुल बीमारी। चलिए, तो ये दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं मंजिल आपको बयान करूं, कि जहां हमें थैलेसीमिया से बचना है, वहां पे एक जिम्मेदारी हम पर यह भी आयद आती है कि जो माँ बाप की गलती से बच्चे थैलेसीमिक पैदा हो गए, उनको कूड़े में ना फेंके, उनको चौथी मंजिल से ले जाकर नहीं फेंके। ये सेंटर्स बने हैं जो इन बच्चों को जिंदगी देने में मदद करते हैं, जैसे हमारा सेंटर अच्छा, है। यहाँ आप जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो जिनको भी दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसमें कुछ बेयर भी करना पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ सारा कुछ विदाउट कैश काउंटर है, और ये फ्री प्रोजेक्ट है। 20 करोड़ एनुअल बजट का प्रोजेक्ट है जो टोटल डोनेशंस पे चलता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे कि रमज़ान का मुबारक महीना वो होता है जिसपे बेपनाह लोग डोनेशंस करते हैं, ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं। तो ये सब अदारे इन डोनेशंस से चलते हैं। जो साल भर की डोनेशंस हैं उसका बेसिक और बहुत ज़्यादा हिस्सा रमज़ान में आ जाता है, लेकिन सारे साल लोग कंट्रीब्यूट करते थे। कराची वाले इतने ओपन माइंडेड और फिलंथ्रोपिक हैं, इतने बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं कि वो सारे साल कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब सारे साल कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर ये अदारे चलते हैं। चलिए जी,
आपकी ईद कैसे गुजरती है इतनी सारी मुसीबत में? देखिए, ईद का एक मुझे ग्रीवेंस रहता है हमेशा गवर्नमेंट के साथ, और वो ये होता है कि 447 बिलियन रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा इस बार। 447 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू डेफिसिट। जब आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 3 तरीके से पूरा करते हैं, एक्सपोर्ट से, इंडस्ट्रीज को चला के, और एफडीआई अट्रैक्ट करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जब हम बेपनाह एक के ऊपर एक निटेड छुट्टियां देते हैं, इस बार भी कोई अगर टोटल कैलकुलेट करे तो हम 8 छुट्टियों पे गए। क्या हमारी कौम इस बात की मुतामिल हो सकती है कि हम इतनी सारी छुट्टियां करें? हम एसेंशियल आइटम की इंडस्ट्री को भी बंद करके बैठे हुए, पोर्ट में भी सन्नाटा है, कस्टम भी बंद है, फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नहीं है, कोई एलसी भी नहीं खुल रही, कोई एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती जब मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो 447 बिलियन रुपीस का इतना बड़ा इनकम डेफिसिट हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, उसको आप पूरा कर दें? बात सारी यहाँ पे ये आती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इधर उधर के बगले जाके एग्जाम्पल ना दें, बेहुदा किस्म के। चाइना का एग्जाम्पल देते हैं कि चाइना में कितनी छुट्टियां होती हैं, आप देखें, चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री, उसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं लगता। दूसरा, आप कभी कभी मिसाल देते हैं सऊदी अरब की, अरे इट्स ऑल रिच कंट्री, आपको पैसे देते हैं, वो क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तवील होती हैं, वो सब डेवलप कंट्रीज हैं। जो डेवलप कंट्रीज नहीं होते वो अपने आप को मुहाज पे लगाते हैं 24/7 365। इस कौम को आदत डालनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। बड़ी अहम बात इसलिए भी है कि आप ये देखें कि ये जो छुट्टियां आई हैं, ये आई हैं यानी बिल्कुल महीने का शुरू है जून का, और जाहिर है कि सैलरीज होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि क्योंकि जो फर्स्ट है वो 2 तारीख जो फर्स्ट जो है वो सैटरडे को आ रही थी, तो शायद सैटरडे को स्टेट बैंक जो है वो बैंक को तो कम से कम खोल दे, जिसकी हमने डिमांड भी करी, डिमांड की, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। नतीजा उसका ये हुआ कि सिर्फ सैटरडे को मेरे ख्याल में बैंक खुले तो थे, नहीं खोले बैंक, नहीं सर, भूल जाए सर, सिर्फ मंडे को दे केयर अ डैम। हाँ, मंडे को खुला, मंडे को खोले हैं। अब आप पहली से लेके और 9 तारीख तक सिर्फ एक दिन बैंक खुला है, और मंडे को 3 तारीख थी, और बैंकों पे जिस तरह क्रैश हुआ है काम, और ज़ाहिर है लोगों की सैलरीज और वो बड़े यानी मैं मजीद इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, मुझे जरा से ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जा रहे हैं, और इसी गुफ्तगू के सिलसिले हम दोबारा ब्रेक से आने के बाद हम उसको इसे जोड़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईद का तीसरा दिन है, और ईद के तीसरे दिन पे हम बैठ के जहाँ पर के मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी के लोगों ने यहाँ पे आके हमने उनको प्रेजेंट किया, मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज किए मेट्रो1 टीवी चैनल ने ईद ट्रांसमिशन के हवाले से। तो आज तीसरे दिन हमने उन ताजिरों को यहाँ पर बुलाया है जो कि आप यकीन करें कि ये जो गरीब मिस्कीन जो लावारिस लोग जो ईदें मना रहे हैं, या गरीब की जो बहुत सारे प्रॉब्लम हल होते हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हीं की बदौलत जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरतमंदों की पूरी होती हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि अगर आप यकीन करें कि सही तरीके से मनाएं तो आप लोगों की ईद है, कि आप लोगों ने जिस तरह इंसानियत की खिदमत करते हैं, जिस तरह के इंसानियत के लिए अपने वक्त देते हैं, अपना सरमाया सफ्त करते हैं, आई थिंक सो कि मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि मैं तो आप लोगों को सलाम भी करता हूँ, और आप लोगों ने जिस तरह भी करते हैं, चाहे वो अतीकुर रहमान साहब थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं, या इलियास भाई जो है वो वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, या आप जो है वो एजुकेशन कर रहे हैं, आई थिंक कि शायद कि हमारा शहर कराची इतनी ज़्यादा मसाइल में, मुश्किलात में फंसने के बावजूद भी आज भी सर्वाइव कर रहा है। आई थिंक सो कि ये बात तो है जाहिर साहब कि बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है जी कि बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं जो कि हमारे दस्तूर के तौर पर भी हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं। तालीम बुनियादी हक है, अब हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि हर बच्चे का मुफ्त तालीम बुनियादी हक है, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ 44 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, स्कूल गोइंग एज है, यानी 4 साल से 16 साल की उम्र है लेकिन स्कूल में नहीं है। और बिलाल साहब आपको हैरानी होगी कि 2 करोड़ 44 लाख की जो आबादी है ना, जब स्कूल में नहीं जाती, ये ऑस्ट्रेलिया की आबादी, कुल आबादी से ज़्यादा है। तो दुनिया का वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो दुनिया की टॉप 10-12 इकोनॉमीज़ में आता है, उतने तो बच्चे हमारे यहाँ स्कूल नहीं जाते। तो कितनी बड़ी मैन पावर का वेस्टेज है। आप सोचें कि इतनी तादाद, अगर 2.5 करोड़ लोग पढ़े लिखे और वैल्यू एडेड उनके अंदर हो जाए, वो तालीम याफ्ता हो, स्किल हो उनके अंदर, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया बना दे इस मुल्क। अच्छा, आप लोग ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जिनकी हालत ख़राब है, इसको क्यों नहीं ओन करते कि इसको ओन करके इसको थोड़ा सा डेवलप करें? उसमें अपनी ज़ाहिर पेचीदगियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी NGOs भी हैं जो कि ये काम भी कर रही हैं, बहुत सारी कर रही हैं, स्कूल्स को ओन कर रही हैं। लेकिन हमने शुरू से ये रखा कि हम अपने बनाएंगे स्कूल्स और उसी के तहत करेंगे।
क्योंकि उसके अंदर अब टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन जो पहले गवर्नमेंट स्कूल्स को हैंडल करने का था बड़ा लिमिटेड सा स्कोप था। वहाँ स्टाफ भी उनका अपना होता था और बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी महदूद आपको जो है वो इख्तियार मिल पाता था। तो यहाँ ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा हमारा अपने इख्तियार में होता है कि हम पूरी तरह उसको मैनेज करें और जिस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको करें, तो इसमें फ्रीडम है बहुत सारी। अच्छा, साल ब साल कितने % इजाफा होता चला जा रहा है? समझे 10 से 12% हमारे पास जो है ना बच्चों का इजाफा होता है। इजाफा होता चला जा रहा है। तो एक साल में आपके 3-1 हज़ार बच्चे समझे मजीद बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक बहुत बड़ा लोड होता है। मेरा अपना दाती रहा है कि इससे फर्क पड़ रहा है, कुछ नजर आ रहा है कि आप लोगों के बच्चे आ रहे हैं, अब वो बच्चे पढ़ लेंगे उसके बाद उनकी जॉब का उनके उसके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। देखें हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने NED से ग्रेजुएशन की है, मेहरान इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है, IBA से पढ़े हैं। हमारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त कैडेट कॉलेज से पढ़ के आर्मी के अंदर ऑफिसर्स बने हुए हैं। तो मतलब पाकिस्तान के हर शोबे की खिदमत कर रहे हैं ये बच्चे, और आपको हैरान ही होगी कि ऐसा टैलेंट ऐसी जगह पर पड़ा है। एक मेहरापुर का बच्चा जो है वो इस वक्त लेफ्टिनेंट है पाकिस्तान आर्मी। माशाल्लाह। तो आप अंदाजा लगाएं, मेहरापुर का नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने। सुबह हाँ, मतलब कि जो सफर करते हैं उनको पता है कि मेहरापुर है, लेकिन किसने नाम सुना है। लेकिन अगर वहाँ के बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इस वक्त जो एंग्रो का प्रोजेक्ट है थर में, जो कोल का, उसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं थर के पढ़े हुए बच्चे जियोलॉजिस्ट बन के, जियोलॉजी पढ़ी है उन्होंने और वहाँ इंजीनियर लगे हुए हैं। बहुत जबरदस्त। तो मतलब वहाँ का बच्चा थर का वहीं पर लगे और काम करे, तो ये इतनी बड़ी खुशी और सेटिस्फेक्शन है। मेरे ख्याल आप लोगों ने जवाब नहीं है। मेरे ख्याल में दूसरे लोग तो पब्लिसिटी बहुत करते हैं, आप लोगों ने पब्लिसिटी कम की है। अरे हमारा असल में बड़ा थोड़ी, या तो इसको हमारी कमी कह लें, या हमारा इस तरह था कि क्योंकि बिजनेस फैमिलीज कुछ मिली हुई थी, उन्होंने कहा कि जहाँ तक होगा हम करते रहेंगे, तो हमने उस तरह इसको पब्लिसाइज नहीं किया। कम पब्लिसाइज्ड है हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है वो मुस्तहकम है और मुस्तकिल है। जी इलियास भाई, आपका बताइएगा कि आपका तो मैंने बताया कि मैंने कहा बताओ, सलूट तो करता हूँ मैं सबको, आप तीनों हजरात को, कि ईमानदारी की बात। अल मुस्तफ़ा वेलनेस सेंटर जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है, तो अब तक कितना आप लोगों को क्या मदद करते हैं और अब तक आपकी एक्सपेंशन क्या हुई है? मैं कहता हूँ कि बिलाल भाई, हमें तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा चल रहा है, हमारे काफ़ी शोबे, हमारे तालीम का भी शोबा है, हमारा थैलेसीमिया भी, हमारे डायलिसिस सेंटर भी है, हमारा मतलब होट के तालु बच्चे पैदाइशी होते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा ऑपरेशन है, हम उसको फ्री करते हैं। फ्री यानी कि हम भी टॉप पे यानी कि अल मुस्तफ़ा सबसे पैदाइशी यानी कि बच्चों को शक्ल नहीं दे सकते, वो जो है ताल्लुक है उसको टॉप पे हम लोग सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हमने करे, वो फ्री ऑपरेशन करे। हमारे पास से डोनर ऐसे हैं, थैलेसीमिया का मरीज हमने उसको 4 मरीज दे दिए, 5 मरीज दे दिए, इस तरह हमारे पास डोनर बहुत सारे ऐसे हैं कि यार ये डायलिसिस के मरीज हमें इतने मरीज दे दो, इतने हमें साल के पैसे ले लो। यकीन मानो, मतलब हुकूमती इमदाद के अलावा हुकूमत तो कुछ भी नहीं। सिंध हुकूमत किसी आप जाकर हॉस्पिटल की हालत देखे, बहुत से मरीज सीमी जवाली हमारे हॉस्पिटल में यहाँ डिवाइड यहाँ करती है कि हमारे पास बच्चों को भेजती है, मतलब हम करते हैं, वो भी बेचारी काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है, मैं ऐसे नहीं बढ़ता। लेकिन गवर्नमेंट की हुकूमत, गवर्नमेंट की रीत तो है ही नहीं, आपको खुद को मालूम, आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर से अभी भी काम, आज बुलाने का मकसद मेरा ये था, मेरा बुलाने का मकसद ये था, तिजारत तो अपनी जगह, ये सब चीजें अभी इस्लामाबाद में 20 करोड़ से हम अपने हॉस्पिटल बना रहे हैं, 20 करोड़ से वो यतीम खाने बना रहे हैं, 10,000 का हमारी जगह मिली, यानी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हाजी यानी तैयब की मिनिस्ट्री में मिली हमें जगह। वो इस वक्त जगह वो 200 करोड़ भी खाली वो जगह वाली हो, लेकिन काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे मिल रहे, पैसों की कमी कोई, देने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो काम करता है इसको पैसों की कमी नहीं है, मैं कहता हूँ ईमानदारी, और अल्लाह ताला बरकत देता है, प्लस है, हर वक्त प्लस होता है काम करने। अतीक भाई टाइम कम है, इस वजह से मैं अफजाल मेमोरियल जो फाउंडेशन है इसके हवाले से कि आपको और मजीद मुस्तकबिल में क्या आपकी प्रोग्राम है और क्या आपके इरादे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा। हम वाहिद अदारा है थैलेसीमिया के पाकिस्तान में जो ब्लड डिसऑर्डर्स पे काम कर रहा है। थैलेसीमिया के अलावा दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स भी हम देख रहे हैं, और इनकी A to Z 24 आवर की जो एक्टिविटी है उसको हम कैटर करते हैं, और उसमें लेबॉर्ट्री, डे केयर, ICU, ब्लड बैंक, एक्सरे यूनिट, इको यूनिट, जो भी आप नाम लें इन बच्चों की रिक्वायरमेंट है, ऑर्थोपेडिक, ये सारा का सारा हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों के लिए होता है। ये बच्चे बादशाह होते हैं और हमारे मेहमान होते हैं। और मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है? मुस्तकबिल में हम लोग जो बोन मैरो पे जाना चाहते हैं इंशाल्लाह, और बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन जो है वो दुनिया में बहुत ही महंगा है, 3 करोड़ 4 करोड़। आपकी बात, हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहते हैं, और जो कि एज बिलो एज 25 लाख 15 लाख की कॉस्ट पर उसको लाकर यहाँ करना चाहते हैं, उस पर हम एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज आपके प्रोग्राम में आकर फ़ायदा उठा रहा हूँ इस बात का कि अब हमें ज़रूरत है ब्लड डोनेशन की, और ब्लड डोनर डे भी आ रहा है 14 तारीख को। तो रमज़ान में ब्लड की जो डोनेशंस है ना वो तकरीबन नील हो जाती हैं, और बहुत बुरा हाल होता है। सिर्फ मेरे ब्लड बैंक में नहीं, जहाँ भी जाएं आप ब्लड की कमी है,
देखिए, इसी ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को बचाने के लिए नहीं चाहिए होता ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज, डिसास्टर्स, एडवांस स्टेज सर्जरीज, हर जगह ब्लड चाहिए। तो कौम को आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन कौम में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, अब लोग जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं, कौम में आई है जी। आखिर चलते चलते सिर्फ पैगाम दे दीजिएगा कि क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को, पिछले थोड़ा छोड़ा दो अल्फाज में। असल में चीज़ ये है कि ईद जो है वो लोगों को खुशियों में शरीक करने का नाम है। तो आप जब भी हकीकी खुशी हासिल कर सकते हैं जब आप लोगों को उस खुशियों में शरीक करें, और यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम है और यही रमज़ान का भी पैगाम है। और ईद रमज़ान की कामयाबी का नाम है, उसको सेलिब्रेट करने का नाम है, और उसकी सेलिब्रेशन यही सेलिब्रेशन है कि अगर आपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने साथ खुशी में शरीक कर लिया तो वो फिर आपकी हकीकी ईद। बिल्कुल। इलियास भाई, मैं कहता हूँ कि जो गरीबों के साथ ईद बना के करें, जो उसमें खुशी होती है ना, वो किसी में खुशी नहीं है। अल्लाह पाक बरकत भी देता है, उसमें कामयाबी इसी के अंदर है। जी अतीक भाई। अल्लाह के बंदों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आना चाहिए और उसमें खैर का काम है, और अल्लाह पाक फरमाते हैं जो खैर के काम करते हो मेरे दोस्त हैं, और अल्लाह अपने दोस्तों को कभी मायूस नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त बात कही, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, बात यह है कि वक्त की कुछ किल्लत भी थी, इस वजह से ये मेहमान थे। मैं नेचुरली इनकी तिजारत से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं तिजारत पे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था कि ये वो शख्सियात है जो आपसे बताना चाह रहा था कि जो आज गवर्नमेंट की जो ही काम कराने थे, जो उनके फ़राइज़ थे, वो उसकी जगह ये प्राइवेट सतह पे इन वो ताजिर जिन पे कि टैक्सों की भरमार है, जिनके पे प्रॉब्लम्स है, मसाइब मुश्किलात में शिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरह की इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आप लोग भी इनको सलूट करें और सलाम करें। और मैं तो इनको सलाम भी करता हूँ और कहता हूँ कि हकीकी तौर पे जो कौम के हीरो हैं वो ये लोग हैं जो इनकी वजह से आज ये दुनिया कायम है। वरना जिस दुनिया में, इस हमारे माशरे में जितनी बुराइयाँ सरायत कर चुकी हैं, शायद कि अल्लाह ताला इस मुल्क को नस्त नाबूद कर देता, लेकिन शायद इन्हीं शख्सियात की वजह से जो है आज हमारी ये दुनिया, ये शहर कायम है। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान ट्रांसमिशन का ये सिलसिला था। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।